जाने जहां में खुशामदीद। अमर बेल किस्त नंबर 10 और बाप 25। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना भी ना भूलिएगा। अब ये सीन स्टार्ट होता है जहां पे नानो और उमर बातें कर रहे होते हैं और नानो पिछली रात जो उसकी उमर की माँ आई थी यहाँ पे ज़ारा आंटी, उनके बारे में गुफ्तगू कर रही होती हैं और कहती हैं कि मैंने सोचा शायद तुम ज़ारा से मिलते होगे। अलीज़े अगली शाम अपने कमरे से निकलकर लाउंज की तरफ आ रही थी जब उसने लाउंज में नानो को उमर से कहते सुना और वह ठिठक कर रह गई। रात को उमर के कमरे में जाने के बाद वो भी खाना खाकर अपने कमरे में आ गई थी और बहुत देर तक वो उमर के बारे में ही सोचती रही थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता नींद ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। और आज सुबह उमर नाश्ते की मेज पर नहीं था और कॉलेज से वापस आने पर उसने लंच पर भी उसे मौजूद नहीं पाया था। और जब उसने नानू से पूछा तो नानू कहने लगी सर में कुछ दर्द है उसके, इसलिए आराम कर रहे। और अलीज़े कुछ बेचैन हो गई थी। क्या ज्यादा दर्द है? पता नहीं, कुछ बताया नहीं, कह रहा था कि सोऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। नानू ने कुछ सोचते हुए कहा था। लेकिन आपको पूछना तो चाहिए था ना, उसने बेसाख्ता कहा। बेटा मौसम तब्दील हो रहा है, उसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई होगी बस। नानू ने इसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और वो कुछ देर तक उन्हें देखते रहने के बाद उठकर अपने कमरे में आ गई। उमर के लिए उसके दिल में मौजूद हमदर्दी में जैसे यकदम ही इजाफा हुआ था और पढ़ाई के दौरान भी वो बदस्तूर उमर के बारे में सोचती रही। और जब वो 3 घंटे बाद शाम की चाय के लिए निकली तो वो लाउंज में मौजूद था और वो नानू के सवाल का जवाब देते हुए कह रहा था, नहीं आपने गलत सोचा, मैं मम्मी से नहीं मिलता हूं। वो कॉफी का मग हाथ में लिए मध्यम आवाज में नानू से कह रहा था। लेकिन क्यों बेटा? नानू के सवाल पर उमर ने चंद लम्हे खामोशी से उनके चेहरे को देखा और फिर कहने लगा, बस इसकी कभी तलब ही महसूस नहीं हुई। और उसका लहजा बहुत अजीब था। लेकिन बेटा, वालिदैन और औलाद एक दूसरे के लिए तलब नहीं जरूरत होते हैं, नानू ने उसे झड़कते हुए कहा था। लेकिन हमारी क्लास में पेरेंट्स और औलाद एक दूसरे के लिए ना तो तलब होते हैं और ना ही जरूरत, बल्कि यूं कहना चाहिए कि वो चीजों ही की तरह होते हैं। जब औलाद को जरूरत पड़े तो वो माँ बाप को इस्तेमाल कर ले, हर जब माँ बाप को जरूरत पड़े तो वो औलाद को इस्तेमाल कर ले। और अलीज़े ने उसकी मजाक उड़ाती हुई हंसी भी सुनी थी। वो कॉरिडोर में जहां खड़ी थी वहां से उसकी पुश्त नजर आ रही थी और वो उसका चेहरा नहीं देख सकती थी, लेकिन उसकी आवाज से वो अंदाजा कर सकती थी कि वो तंज कर रहा था। अब इस तरह से मत कहो तुम, नानू ने जैसे उसे रोकने की कोशिश की थी। सच्ची तो कह रहा हूं ग्रैनी, जैसे मैं ये मग इस्तेमाल कर रहा हूं ना, मेरे और इस मग के दरमियान इतना ही गहरा रिश्ता है जितना मेरे अपने माँ बाप के साथ है। और मेरे माँ बाप के नजदीक भी मेरी अहमियत कॉफी के इस मग जितनी ही होगी जो जरूरत के वक्त उनके काम आ जाए। और उसका लहजा पहले से ज्यादा तल्ख था और अलीज़े कोशिश के बावजूद भी अंदर दाखिल नहीं हो सकी थी। और वह सोचने लगी कि पता नहीं इस वक्त मेरा अंदर जाना ठीक होगा भी या नहीं। अच्छा, तुम ज़ारा से मिल लिया करो बेटा। नानू की आवाज में इस पर हमदर्दी झलकी थी। क्यों मिल लिया करूं? उमर का लहजा बहुत तीखा था। और वैसे भी अब ऐसा क्या हो गया कि मैं उनसे मिल लिया करूं? बेटा, वो तुम्हारी मां है, तो मैं क्या करूं? तुम बचपन में तो बहुत अटैच थे ना उसके साथ। हो सकता है, मुझे याद नहीं। झूठ मत बोलो उमर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं वाकई उन्हें मिस नहीं करता, बल्कि मैं कभी भी किसी को भी मिस नहीं करता। और उसकी आवाज में बेहद संजीदगी थी। लेकिन ज़ारा तुमसे मिलना चाहती है, बहुत मोहब्बत करती है वो तुमसे, बार बार तुम्हारी ही बातें कर रही थी और मुझे बता रही थी कि तुम्हें उसने सवात में देखा था।
और फिर तुम्हें ट्रेस आउट करने की कोशिश की, मगर तुम होटल से चेकआउट कर गए और फिर उसने अंदाजा लगा लिया कि तुम यहीं होगे मेरे पास, और वो सीधी तुम्हारे पीछे लाहौर ही आ गई। नानो अब उसे तफसीलात बता रही थी। बड़ा कारनामा किया है ना मुझे ढूंढकर, उसने उमर को बुड़बुड़ाते सुना था। वो अपनी फैमिली को वहीं सवात में छोड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए यहां आई थी। नानो ने जैसे उसे जताया। तो ना आती ना, अपनी फैमिली के साथ ही रहती, एंजॉय करती, मैंने तो नहीं कहा था। वो सिर्फ तुम्हारे लिए यहां आई थी, मुझे बता रही थी कि तुम्हें बहुत मिस करती है बेटा। मिस करती हैं तो ये उनकी गलती है, ना किया करें। बे औलाद तो नहीं है ना, दूसरे बेटे हैं ना उनके पास, तो फिर मेरे लिए ड्रामा करने की क्या जरूरत ग्रैनी। उसके लहजे में बेसारी थी। लेकिन कभी कभार ज़ारा से मिल लेने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। हाँ बहुत खूब, उनसे मिलूं ताकि पापा मुझे अपनी जायदाद से भी आग कर दें। अरे जहांगीर ऐसा नहीं करेगा। ग्रैनी आपको अपने बेटे के बारे में बहुत सी खुशफहमियां हैं, उन्हें दूर कर लें तो बेहतर रहेगा। मुझे कोई खुशफहमी नहीं है, मगर वो अब ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम कोई नन्हे बच्चे नहीं हो जो उस पर इन्हिसार करते हो। आपको ये भी गलत फहमी है, मैं आज भी बड़ी हद तक उन्हीं पर इन्हिसार करता हूं, उसने उनकी बात काट कर कहा था। और नानो चंद लम्हे खामोशी से बस उसे देखती रही। अच्छा, जब कुछ अरसे के बाद तुम्हें जॉब मिल जाएगी तो तुम्हें जहांगीर पर इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा ना, और फिर तुम। और उमर ने एक बार फिर उनकी बात काट दी। क्या हो जाएगा जॉब से? चंद हजार रुपए पर मुश्तमिल तनख्वाह में तो मेरी जरूरियात पूरी नहीं होती ना। मुझे कल भी अपने बाप की दौलत की उतनी ही जरूरत होगी जितनी कि आज है। तो क्या तुम सिर्फ पैसे के लिए ज़ारा से मिलना नहीं चाह रहे? जी हां, यही बुनियादी वजह है। उन्होंने जिंदगी में अपने लिए उस चीज का इंतखाब किया था जो उनके और उनके मुस्तकबिल के लिए फायदेमंद थी। उन्होंने मेरे लिए कोई कुर्बानी नहीं दी और मैं भी यही करूंगा। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं जहांगीर से बात कर सकती हूँ, हो सकता है वो तुम्हें अब ज़ारा से मिलने से ना रोके बेटा। ग्रैनी, आप अपने बेटे को मुझसे ज्यादा नहीं जानती। जानती हूं कि वो जिद्दी है, मगर है तो इंसान, और वक्त के साथ इंसान में बहुत सी तब्दीलियां आ जाती हैं। लेकिन ग्रैनी, मैं मम्मी से नहीं मिलना चाहता, इसलिए आप पापा से कोई बात ना करें, बल्कि उनसे तो जिक्र तक ना करें कि मम्मी यहां आई थी या फिर मुझसे मिली थी। और उसका लहजा बिल्कुल हतमी था। अली से कुछ देर तक कुछ और सुनने की मुंतजिर रही, लेकिन लाउंज में खामोशी रही और नानो ने उसकी बात के जवाब में कुछ भी नहीं कहा और वो खामोशी से कॉफी पीने में मसरूफ था। और फिर वो दबे कदमों से लाउंज में दाखिल हुई और नानो ने उसे अंदर आते हुए देख लिया था और कहने लगी, अली से बेटा, आज मैंने चाय के बजाय कॉफी बनाई है उमर के कहने पे, और अगर तुम चाय लेना चाहो तो मैं खानसामा से कह देती हूँ। नहीं नानो, ठीक है, मैं बस कॉफी ले लूंगी। वो बड़े मोहताज से अंदाज में आई और नानो के पास सोफे पर बैठ गई। वो अब उमर के बिलमुकाबिल थी, मगर दानिस्ता तौर पर उस पर नजर डालने से गुरेज कर रही थी। नानो ने कॉफी तैयार करके कप उसके हाथ में थमा दिया और पहला सिप लेते हुए उसने बड़े मोहतात अंदाज में उमर को देखने की कोशिश की और वो उसकी तरफ मुतवज्जा था। अलीसे को अपनी तरफ देखते पाकर वो हल्का सा मुस्कुराया और अलीसे को हैरानी हुई और वो सोचने लगी, क्या इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो मुस्कुरा सकता है? और तभी बाहर से बारिश की आवाज आना शुरू हो गई। अब बारिश शुरू हो चुकी थी और नानो ने खिड़की से बाहर देखते हुए जैसे इत्तला दी थी। अलीसा ने चौंक कर खिड़कियों की तरफ देखा और शाम के अंधेरे में लॉन में यकदम पड़ने वाली बारिश की तेज बूछाड़ खिड़कियों के शीशों को गीला करने लगी थी।
एक नजर बारिश की बूंदों पर डालकर अलीज़ा एक बार फिर उमर की तरफ मतवज्जा हुई। वो सोफे पर नीम दराज कॉफी पीते हुए खिड़कियों के बाहर बरसती बारिश को देख रहा था। उसके चेहरे पर नजरें जमाए वो जैसे अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही थी कि उसकी ज़हनी कैफियत क्या होगी। और फिर वह सोचने लगी, क्या उमर वाकई सिर्फ पैसे के लिए अपनी मम्मी से नहीं मिलना चाह रहा? क्या वो इतना मटेरियलिस्टिक हो सकता है? क्या उसे अपनी मम्मी से मोहब्बत ही नहीं है? क्या उसे अपने पापा से मोहब्बत है? और अगर उनसे भी मोहब्बत नहीं है तो फिर आखिर उसे मोहब्बत है किससे? वो बस उसे देखती रही और उलझती ही गई। उमर को यकदम जैसे उसकी नजरों का एहसास हुआ और कुछ चौंक कर खिड़की से बाहर नजर आने वाले मंजर से नजरें हटाकर वो अलीज़े की तरफ मतवज्जा हुआ। और अलीज़े गड़बड़ा गई और शर्मिंदगी के आलम में उसने अपनी नजरें झुका ली। और तभी उमर कहने लगा, ग्रैनी मुझे कुछ और कॉफी डाल देंगी आप? अलीज़ा को मुखातिब करने के बजाय उसने अपना जहाजी साइज का मग नानू की तरफ बढ़ा दिया और नानू उसके लिए कॉफी बनाने लगी। और अब अलीज़ा एक बार फिर उसका चेहरा देखने लगी। वो नानू को कॉफी बनाते हुए देख रहा था और इस वक्त पहली बार अलीज़ा को एहसास हुआ कि उसकी आंखें सुर्ख भी हैं और मुतवर्रिम भी। मुतवर्रिम का मतलब होता है सूजी भी, यानी उसकी आंखें सुर्ख भी थीं और सूजी हुई भी थीं। जैसे कोई इंसान रोता है तो उसके बाद उसकी आंखें होती हैं। और वो कॉफी पीते पीते जैसे ठटक गई। क्या उमर रोता रहा है? उस सवाल ने उसके वजूद में जैसे करंट दौड़ा दिया था। तो क्या उमर रो भी सकता है? और वो कॉफी पीना भूल गई थी। अब उमर ने नानू से कॉफी का मग थामा और सोफे पर सीधा होते हुए एक बार फिर उसकी नजर अलीज़े पर पड़ी थी। और इस बार अलीज़े ने उस पर से नजरें हटाने की कोशिश नहीं की थी। वो बस उसे देखती ही रही। और उमर को यकदम जैसे एहसास हो गया कि वो उसके चेहरे पर क्या ढूंढ चुकी है। और अलीज़े ने उसके चेहरे पर एक रंग आता देखा और फिर वो अलीज़े से नजरें चुरा गया। और तभी वो कहने लगा, ग्रैनी मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। और अगले ही लम्हे वो मग हाथ में लिए खड़ा था। वो उसे लाउंज से बाहर जाते हुए देखती रही और बेचैन हो गई और सोचने लगी कि मुझे तो यहां आना ही नहीं चाहिए था, या कम से कम इस तरह से घूरना नहीं चाहिए था। क्या उमर को मेरा इस तरह देखना बुरा लगा है? हो सकता है ना वो ये सोच रहा हो कि मैं उसे इस सूरत हाल में पाकर खुश हो रही हूं। और अब उसका पछतावा मजीद बढ़ रहा था और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। अगले सीन में रॉकिंग चेयर पर झूलते हुए वो बरसती हुई बारिश को देख रहा था और बाहर लॉन में अब लाइट्स ऑन कर दी गई थीं और हवा से हिलते बारिश में भीगते पौधे और बेलें बहुत अजीब लग रही थी। और तभी कमरे के दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने उसे चौंका दिया। उसने बुलंद आवाज में कहते हुए रॉकिंग चेयर को झुलाना बंद किया और कहा, यस कम इन। और दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुला था और फिर उमर ने अलीज़े को कमरे के अंदर आते हुए देखा, जो कि अपने हाथों में क्रिस्टी को उठाए हुए थी। ओह अलीज़े, उमर कुछ हैरान हुआ था। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? वो कुछ नर्वस थी। नॉट एट ऑल, मैं फारिग ही बैठा हुआ था। तुम्हें कोई काम है क्या? उसने मुस्कुराते हुए खुशदिली से कहा, मैं थोड़ी देर के लिए आपके पास बैठ जाऊं?
श्योर, व्हाई नॉट। उमर ने कुछ हैरानी आमेज मुस्कुराहट से कहा और वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बेड की पाइंती की तरफ बैठ गई। और उमर अब रॉकिंग चेयर को झुलाना बंद कर चुका था। अलीज़ा ने खिड़की के पर्दे हटे हुए देखे तो उसने पूछा, आपको बारिश बहुत अच्छी लगती है? नहीं। क्यों? मुझे बारिश से खौफ आता है। बारिश से खौफ? क्या मतलब? अलीज़ा हैरान हुई। अरे छोड़ो यार, मजाक कर रहा हूं। तुम्हें अच्छी लगती है बारिश? नहीं। और क्यों? पता नहीं, बस मुझे बारिश से उलझन होती है। और उमर कुछ कहे बगैर उसका चेहरा देखता रहा। कमरे में एक बार फिर से खामोशी छा गई थी और अलीज़ा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या बात करे। कुछ देर वो सोचती रही और फिर उसने कागज उमर की तरफ बढ़ा दिया। ये क्या है? उमर ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। आप खुद ही देख लें। उमर ने कुछ तजस्सुस के आलम में वो कागज खोला था और फिर उसके चेहरे पर एक बेसाख्ता मुस्कुराहट नमूदार हुई थी और अलीज़ा की आंखों में यकदम चमक लहराई। और उमर ने कागज पर बने हुए स्केच को देखते हुए कहा था, वाओ, इट्स जस्ट वंडरफुल। थैंक यू। अलीज़ा का चेहरा सुर्ख हुआ। लेकिन मैं हैरान हो रहा हूं कि मेरा चेहरा इस काबिल कैसे हो गया कि तुम मेरी स्केचिंग करो। वो तब आप मेरे दोस्त नहीं थे ना, इसलिए। उसे याद आ गया था कि जब उमर ने एक बार उसकी स्केच बुक देखकर उसकी तारीफ करने के बाद स्केच बनाने की फरमाइश की थी तो उसने बड़ी बेरुखी से उसकी ये फरमाइश रद्द कर दी थी कि वो सिर्फ उनका स्केच बनाती है जो चेहरे उसे अच्छे लगते हैं, और वो उसके चेहरे को इस काबिल नहीं समझती थी। तभी उमर कहने लगा, ओह, यानी कि अब हम दोस्त हैं, है ना? उमर ने दिलचस्पी से पूछा और अलीज़ा ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। सो नाइस ऑफ यू। वो एक बार फिर स्केच देखने लगा था। अच्छा ये बताओ, क्या मैं वाकई इतना गुड लुकिंग हूं जितना इस स्केच में लग रहा हूं, या फिर ये सिर्फ तुम्हारे हाथ का कमाल है? वो उससे पूछ रहा था और अलीज़ा का चेहरा एक बार फिर सुर्ख हो गया। उसकी समझ में नहीं आया कि वो उसके सवाल का जवाब क्या दे। और उमर ने अलीज़ा को झीमते हुए देख लिया था। तुम ऐसा करो, स्केचिंग के बजाय ना पेंटिंग्स बनाया करो और मैं तुम्हारी एग्जीबिशन करवाऊंगा। और उसकी बात पर हैरान हुई। लेकिन एग्जीबिशन के लिए तो बहुत सारी पेंटिंग्स चाहिए ना, उसमें तो बहुत वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा? 1 साल, 2 साल, 10 साल? मैं कौन सा मरने वाला हूं, यही हूं। बस तुम अब ना पेंटिंग्स ही बनाया करो। लेकिन फिर भी मैं एग्जीबिशन करवा के क्या करूंगी? मुझे कोई आर्टिस्ट तो बनना नहीं है। वो हिचकिचाई। कम ऑन, ये कोई लॉजिक नहीं है। बहुत से लोग आर्टिस्ट नहीं होते मगर वो पेंटिंग्स भी बनाते हैं और एग्जीबिशन भी करवाते हैं। बस उसे प्रोफेशन नहीं बनाते। तुम भी यही करना। वो बड़ी संजीदगी से उसे कह रहा था और अलीज़ा मुतमईन थी। वो उसकी तवज्जो हटाने में कामयाब हो गई थी। अब उमर यकीनन अपनी मम्मी के बारे में सोच रहा होगा। मैं इससे बातें करूंगी ना तो आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स हो जाएगा और फिर नहीं सोचेगा शायद। वो यही सोच रही थी। अच्छा आप ये मुझे बताएं, क्या आपने कभी कोशिश की? उसने उमर से ही पूछ लिया और उमर ने कहा, जो चीज मुझे पसंद नहीं वो मैं कभी भी करने की कोशिश ही नहीं करता। और उसका लहजा 2 टोक था और अलीज़ा एकदम साकित हो गई। अभी तो चंद लम्हे पहले ही मुझसे कह रहा था कि मैं करूं और अब खुद को देखो क्या कह रहा है कि इसे पेंटिंग ही पसंद नहीं है। वो उलझने लगी। फिर आप मुझे पेंटिंग्स बनाने के लिए क्यों कह रहे हैं जबकि आपको खुद भी ये काम पसंद नहीं? वो बुरा मानती हुए बोली।
मेरी पसंद या नापसंद कोई अहमियत नहीं रखती मेरे लिए, तुम्हारी पसंद या नापसंद अहमियत रखती है। उसकी बात समझ नहीं पाई और बस उसका चेहरा ही देखती रह गई। आखिर उमर कहना क्या चाह रहा था? और अब मजीद कुछ भी कहने के बजाय वो उठकर खड़ी हो गई और क्रिस्टी को उमर की तरफ बढ़ाते हुए इसने कहा, आप चाहें तो इसे अपने पास रख लें और इसके साथ खेल भी सकते हैं। और उमर ने कुछ हैरानी से उसके हाथ से क्रिस्टी को ले लिया। आर यू श्योर? तुम बुरा नहीं मानोगी? नहीं, वो कुछ और हैरान हुआ। आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? वो जाते जाते मुड़ी। नहीं तो। और वो कमरे से निकल गई। उमर उसे कमरे से जाते हुए देखता रहा और अलीसे का बदला हुआ रवैया उसके लिए हैरानी का बाइस था। और वो सोचने लगा, इतनी मेहरबानी किस लिए? और फिर उसके जहन में जैसे झमाका हुआ। वो जान गया था कि वो क्या करने की कोशिश कर रही थी। और फिर वो बहुत देर तक क्रिस्टी को हाथों में लिए बेहिस्सो हरकत अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। कहते हैं ना कि बेतहाशा जहानत मिल जाए तो वो भी सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। इंसान अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजों को, बहुत से सरप्राइजेस को जान लेता है और उन्हें खराब ही कर देता है। तो यही कुछ उमर भी कर रहा था। उसका हमेशा चेहरा पढ़ लेता था और वो ये जान लेता था कि अलीसे के दिमाग में क्या है। शायद वो जान चुका था कि वो उससे हमदर्दी के जज्बे के तहत ही ये सब कुछ कर रही थी। खैर, सीन खत्म हो चुका है और आते हैं अगले सीन की तरफ। अब ये सीन शुरू होता है जहां पे उमर और जहांगीर अंकल कॉल पे बात कर रहे होते हैं। उसकी मां के जाने के बाद तकरीबन 3-4 दिन ही के बाद उमर को जहांगीर ने कॉल की थी और हाल अहवाल दरियाफ्त करने के फौरन बाद उन्होंने उससे कहा था, ऐसा करो तुम कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद चले जाओ। इस्लामाबाद? लेकिन किस लिए पापा? अली के पास जाना है ना तुम्हें। उन्होंने अपने कजन का नाम लिया। अच्छा, लेकिन किस लिए? एक तो ये कि वो तुम्हें पब्लिक सर्विस कमीशन के उन दोनों साइकोलॉजिस्ट से मिलवाएंगे जो रिजल्ट आने पर तुम्हारे साइकोलॉजिकल टेस्ट लेंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारी ग्रुप डिस्कशन भी वो ही कंडक्ट करवाएं। लेकिन पापा, इतनी जल्दी क्या? अभी तो चंद हफ्ते ही हुए हैं तहरीरी इम्तिहान को, और पहले रिजल्ट तो आने देना और उसके बाद ही। और जहांगीर ने उसकी बात काट दी। तुम्हारे पेपर्स चेक होते ही रिजल्ट मुझे पता चल जाएगा और उसमें सिर्फ 1-1.5 माह और लगेगा। नहीं पापा, 4-5 माह लगेंगे रिजल्ट डिक्लेयर होने में, उसने तस्हीह की। मैं रिजल्ट डिक्लेयर होने की बात नहीं कर रहा हूं, वो जब चाहे होता रहे, लेकिन तुम्हारे पेपर्स चेक होते ही मुझ तक तुम्हारा रिजल्ट पहुंच जाएगा और मैं तुम्हें भी इन्फॉर्म कर दूंगा। और वह खामोशी से फोन पर उनकी बात सुनता रहा। लेकिन उन लोगों से मिलकर मैं क्या करूंगा? क्या मतलब है क्या करूंगा? वो तुम्हें गाइड करेंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में, ऑफ कोर्स। लेकिन पापा, काफी बेअसूली की बात है कि ये वही लोग हैं जो बाद में टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे और वही लोग पहले ही मुझे। उसने कुछ कहना चाहा था और तभी उसका बाप कहने लगा, Everything is fair as long as it goes to you, my dear son. इसलिए दोबारा मुझसे असूली या फिर बेअसूली की बात मत करना। तुम ब्यूरोक्रेसी को कोई नया ट्रेंड नहीं देने जा रहे हो। और जहांगीर ने उसकी बात काटते हुए बहुत ही सर्द आवाज में कहा था, मैंने कब कहा पापा कि मैं तो बस ये चाह रहा था कि मुझे अपने पोटेंशियल का पता चले। अपने पोटेंशियल का जायजा तुम बाद में लेते रहना, फिलहाल अली के पास चले जाओ। मैंने उसे तुम्हारी आमद के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है और फिर भी जाने से पहले तुम उसे कॉल कर लेना। ओके पापा, मुझे ये बता दें कि कितने दिन रहना है मुझे वहां। ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, कॉल करता रहूंगा वहां भी तुम्हें।
लेकिन फिर भी पापा, मुझे अंदाजा तो होना चाहिए ना कि मुझे वहां कितने दिन रहना है, ताकि मैं उसी के मुताबिक अपना सामान पैक करूं। अच्छा, तुम फिर 1 माह या इससे ज्यादा कर लो। व्हाट? इतना लंबा कयाम क्यों? वो हैरान रह गया। बस मैं चाहता हूं कि तुम्हारी अच्छी तरह से तैयारी हो जाए। नहीं, तैयारी के लिए इतने लंबे कयाम की जरूरत नहीं है, 2-3 दिन ही काफी होंगे पापा। जब तक मैं तुम्हें वहां से वापस आने को ना कहूं, वहां से वापस मत आना। और जहांगीर की आवाज एक बार फिर खुश्क हो गई। लेकिन पापा, मैं कुछ दिनों के लिए अमेरिका आना चाहता हूं, बताया था ना मैंने आपको, उसने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। किस लिए आना है तुम्हें यहां? जहांगीर की यह आवाज पहले से भी ज्यादा सर्द थी। और वो कुछ देर खामोश रहा और फिर कहने लगा, वैसे ही से क्या मतलब है तुम्हारा? और जहांगीर की आवाज पहले से भी ज्यादा तीखी थी। बस यही कि मैं कुछ दिन रिलैक्स करना चाहता हूं। तुम सवात तो गए थे ना, क्या वहां रिलैक्स नहीं किया? पापा, मुझे कुछ चीजों की जरूरत है ना। तुम नाम बता दो, मैं खरीद कर भिजवा देता हूं। और उमर ने उनके जवाब पर होंठ भींच लिए। लेकिन पापा, मुझे कुछ अपने पेपर्स और दूसरी चीजें चाहिए जो मैं खुद ही लेकर आ सकता हूं। तो इसमें क्या बात है, तुम्हारा सारा सामान यहीं घर पर है ना। तुम पेपर्स और दूसरी चीजों के बारे में बता दो, मैं आज ही पैक करवा के तुम्हें भिजवा देता हूं। 2-3 दिन तक तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन आखिर आप मुझे अमेरिका आने क्यों नहीं देना चाहते? वो बिलाखिर तल्ख हुआ। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम अमेरिका किस लिए आना चाहते हो। और इसके बाद वो चुप हो गया। मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो मुझसे झूठ बोले या गलत बयानी करें। उसने अपने बाप को यह कहते सुना और वो होंठ काटने लगा। उसका दिल चाहा वो उनसे कहे कि आपको ऐसे लोगों से नहीं, सिर्फ मुझसे नफरत है। और हाँ, तुम्हारे अकाउंट में मैंने कुछ और रुपए ट्रांसफर करवाए हैं। किसी चीज की अगर तुम्हें जरूरत हो तो बता देना। वो कुछ देर उसके बोलने के मुंतजिर रहे। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसने कुछ देर बाद कहा। ठीक है, 2 दिन के बाद मैं तुम्हें दोबारा फोन करूंगा और तब तुम्हें अली के पास ही होना चाहिए। और फोन बंद कर दिया गया और साथ ही यह बाब हुआ खत्म। बढ़ते हैं बाब नंबर 26 की तरफ। और बाब 26 शुरू होता है जहां पे अलीज़ा सिकंदर उस एनजीओ में गई हुई होती है जहां पे वो अपनी सेंस ऑफ जजमेंट को इस्तेमाल करके हकाइक को जानने की कोशिश कर रही होती है। अलीज़ा ग्रुप के बाकी लोगों के साथ उस शख्स की बातें बहुत गौर से सुन रही थी जो एनजीओ के बारे में बता रहा था कि वो कैसे काम करती है और कैसे वहां के लोगों के लिए फलाही काम कर रही है। जब उनकी बातें खत्म हो गईं तो अलीज़ा अपनी दोस्त के साथ बाहर आई। अलीज़ा की दोस्त यानी कि शहला उससे कह रही थी, यार मैं तो बहुत मुतासिर हुई हूं, इन लोगों ने तो वाकई अच्छा खासा काम किया यहाँ पे। शहला ने साथ चलते हुए मदम आवाज में कहा और वो सिर्फ सर हिलाकर रह गई। और फिर उनकी वहां पे मुलाकात हुई एक फुटबॉल सीने वाले शख्स से और उसने गुफ्तगू का आगाज करते हुए ये कहा, इन लोगों की वजह से हमारी बहुत सी परेशानियां और मसले खत्म हो गए हैं। अगर आप लोग कुछ साल पहले आते तो हैरान रह जाते कि हम यहां किस तरह से जिंदगी गुजार रहे थे। जानवरों से भी बदतरीन जिंदगी थी हमारी। जमींदार गुलाम समझता था और यहां किसी की मजाल नहीं थी कि वह जमींदार की मर्जी के बगैर कोई भी काम कर सकता। और वो उसकी बातें सुने हैरान हो रही थी। यहां तो जमींदार स्कूल बनने नहीं देता था और जितनी दफा भी हुकूमत ने यहां स्कूल बनवाने की कोशिश की, जमींदार ने यहां किसी मास्टर को आने ही नहीं दिया। और स्कूल मास्टर के बगैर तो आपको पता है काम नहीं चल सकता ना। और हम सबको मजबूर किया जाता था कि हम उसके खेतों के अलावा कहीं और काम ना करें। और काम के बदले हमें साल का अनाज दिया जाता था और साथ साथ चंद जोड़े कपड़े। अगर यहाँ कोई आदमी गांव से बाहर कहीं काम करने की कोशिश करता तो जमींदार उसे मजबूर करता कि वो आदमी अपने पूरे खानदान के साथ ये इलाका ही छोड़कर चला जाए। और अब ये तमाम लोग खामोशी से उस शख्स की बातें सुन रहे थे और अली से हर चीज को जज करने की कोशिश भी कर रही थी। और फिर वो ये कहने लगा,
फिर आहिस्ता आहिस्ता ये लोग यहाँ आना शुरू हुए, ये एनजीओ वाले, और ये सारी तरक्की इन्हीं लोगों की वजह से हुई है। इन लोगों ने यहाँ पहले गवर्नमेंट का कायमशुदा स्कूल चलवाना शुरू किया और फिर हमारे गांव में ही 2-3 घरों में और स्कूल कायम किए, और ये सेंटर भी इन लोगों की कोशिशों की वजह से ही बना है। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इन्हीं सेंटर्स की वजह से हमारे इलाके में कितनी खुशहाली आई है। हमारे इलाके की तो आधी से ज्यादा औरतें यहीं पे काम करती हैं। अब यहाँ बाकायदा फैक्ट्रीज कोचेस आती हैं और यहाँ से आदमियों को फैक्ट्रीज लेकर जाती हैं। और पहले तो हमारे बच्चे हमारे साथ खेतों में काम करते थे और दूसरी जगहों पे मजदूरी करते थे, लेकिन अब हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। और यहाँ इस इलाके में कोई भी ऐसा बच्चा आपको नहीं मिलेगा जो तालीम हासिल ना कर रहा हो। और अली से मरऊब हो रही थी। और इस शख्स की ये सारी बातें सुनने के बाद अलीसे को अचानक से उमर की एक बात याद आई, और उमर ने क्या कहा था कि एनजीओस जब भी देहाती इलाके में काम करना शुरू करती हैं ना, तो वो हमेशा ऐसे इलाके का इंतखाब करती हैं जहां जागीरदारी निजाम बहुत सख्ती से राइज हो। और इस इलाके का भी इंतखाब करते हुए इन्हें इस चीज का बहुत फायदा हुआ, क्योंकि यहाँ फ्यूडल सिस्टम बहुत पुख्ता था। उसके कानों में यकदम उमर की आवाज गूंजने लगी थी। फ्यूडल सिस्टम में लोगों के अंदर ये हिम्मत नहीं होती ना कि वो अपने इलाके में राइज तौर तरीकों पर एहतजाज कर सकें या फिर उन्हें बदल सकें। और फ्यूडल लॉर्ड्स लोगों की जिंदगियों को इतनी मजबूती और सख्ती के साथ कंट्रोल कर रहे होते हैं कि वो 1000 कोशिश या ख्वाहिश के बावजूद भी उनसे जान छुड़ा नहीं पाते। और नतीजा ये होता है कि ऐसे माहौल में अगर एक शख्स भी उन फ्यूडल लॉर्ड्स के खिलाफ आवाज बुलंद करे या फिर तब्दीली लाने की कोशिश करे, तो ये जो लोग होते हैं ना, ये बगैर सोचे समझे उसकी हिमायत करना शुरू कर देते हैं। पहले तो ये लोग दिल ही दिल में उस शख्स से हमदर्दी करते हैं जो चेंज लाने की कोशिश कर रहा होता है और फ्यूडल लॉर्ड्स के खिलाफ आवाज उठा रहा होता है। और फिर जब ये देखते हैं ना कि वो शख्स वाकई कुछ तब्दीलियां ला रहा है और अब सिर्फ बातें ही नहीं कर रहा, तो ये लोग अमली तौर पर भी उसके साथ शामिल हो जाना चाहते हैं। और अब जाहिर ऐसी सूरत हाल में तो फ्यूडल सिस्टम में दरारें आना शुरू हो ही जाती हैं। और इसकी वजह ये एनजीओज ही होती हैं। इनके पास रुपया होता है, असरो रसूख होता है और हुकूमती एजेंसियों की ताकत भी होती है। गैर मुल्की मिशंस की पुष्टपनाही भी होती है और किसी भी फ्यूडल में इतनी ताकत नहीं होती कि वो इन लोगों से टक्कर ले सके या फिर इन्हें नुकसान पहुंचाए। और नतीजा क्या होता है कि वो अपने इलाके में होने वाली तब्दीलियों को रोक नहीं पाता, स्कूल बनने देता है और तालीम के लिए लोगों को बाहर भी जाने देता है, और अपने खेतों पर काम करने के लिए भी लोगों को मजबूर नहीं कर पाता, और अपने इलाके में होने वाली तरक्की को भी रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाता। और मीडिया क्या करता है? इन सबको रिफॉर्म्स का नाम देना शुरू हो जाता है, दही इस्लाहात। हालांकि ये इस्लाहात नहीं होती, सिर्फ लॉर्ड्स बदल जाते हैं और हुकूमत करने का तरीका बदलता है। कुछ आजादी भी दी जाती है और कुछ तो घरों में ज्यादा खुशहाली भी आ जाती है, क्योंकि जहां लोग नस्लों से भूख और बेइज्जती का शिकार होना, तो बस यही काफी होता है कि आप उन्हें 3 वक्त की रोटी और सर उठाकर बात करने का हक दे दें, और फिर जो चाहे उनसे करवा लें। वो आपसे कुत्ते से भी ज्यादा वफादारी करेंगे। और यहां पे भी यही हुआ। इन लोगों का भी एनजीओस ने ऐसे ही फायदा उठाया। और जब उसे ये सारी बातें उमर की याद आई तो वो बेचैन होने लगी और वो सोचने लगी कि क्या यहां भी यही सब कुछ हो रहा है। उसने सोचा और फिर यह भी सोचा कि यह शख्स जो कुछ कह रहा है, क्या यह सब सिर्फ वफादारी है? और वह शदीद कश्मकश का शिकार हो गई। इसके बाद वो लोग वापस हवेली में तो आ गए थे और रात को अपने ग्रुप के दूसरे लोगों के साथ बैठकर वो सारे दिन के होने वाले नोट्स देख रही थी, जब उसकी क्लास फेलो सायरा ने कहा, यार जिस तरह से इस इलाके में एनजीओस ने काम किया, अगर सारे दही इलाके में इस तरह से ही काम किया जाए ना, तो इस मुल्क की 70% आबादी को जिंदगी नए सिरे से गुजारने का तरीका आ जाए। और जिस फ्यूडल सिस्टम को बार बार की कोशिशों के बावजूद हम बदल नहीं पाए, वो खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगा। और मुझे अफसोस सिर्फ इस बात पर है कि ये काम हमारे बजाय एनजीओस कर रही हैं, हालांकि ये जिम्मेदारी तो हमारी है ना। इसके बाद शहला और मुबीना भी सायरा के साथ गुफ्तगू में शरीक हुई और कहने लगी,
अहमियत इस बात की नहीं कि काम कौन कर रहा है, बल्कि अहमियत तो इस बात की है ना कि काम हो रहा है या नहीं, और काम तो यकीनन हो रहा है। अली से बड़े ही खामोशी से शहला, मुबीना और सायरा की बातें सुन रही थी, और इन बातों को सुनने के बाद एक बार फिर से उसे उमर की ये बात याद आई थी। देखो ना, जिस मुल्क के 70% आबादी देहात में रहती हो, वहां देही इस्लाहात का मतलब है कि आपने उस मुल्क की इकॉनमी को सही डायरेक्शन दे दी और तरक्की के लिए एक संगे बुनियाद रख दिया। कौन सा मुल्क इतना अहमक होगा कि वो अपना रुपया दूसरे मुल्क की तरक्की या फिर बकौल आपके देही इस्लाहात पर लगा दे? ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपना फायदा देख रहे होते हैं। और ये आवाज फिर से उसके कानों में गूंज रही थी जो उमर ने कुछ दिन पहले यहां आने से पहले उसे बताई थी। और अलीज़े को सोचों में डूबा हुआ देखकर शहला ने उसे मुखातिब किया और कहा, अब तुम क्या सोच रही हो अलीज़े? और वो यकदम चौंक गई। क्या मतलब? मैं यही पूछ रही हूं कि तुम क्या सोच रही हो इस बारे में। वो एक बार फिर सोच में पड़ गई। अरे भाई, कहां गुम हो गई हो तुम? इस पर शहला ने एक बार फिर अलीज़े की आंखों के सामने हाथ लहराया और जैसे वो सोचों से बाहर निकल आई। और फिर शहला के बजाय सायरा ने उसे मुखातिब किया और कहने लगी, अलीज़े, तुम्हारा क्या ख्याल है यहां होने वाले काम के बारे में? और उसने कंधे उचकाते हुए बेबसी से कहा कि पता नहीं। और सायरा उसके जवाब पर हैरान हुई। क्या मतलब है तुम्हारा पता नहीं? असल में मैं समझ नहीं पा रही हूं कि मैं क्या कहूं, उसने वजाहत की। और सायरा ने मुस्कुराकर कहा, यानी तुम भी मेरी तरह यहां होने वाले काम से बहुत ज्यादा मुतासिर हो। और फिर अलीज़े ने कहा, यह भी पता नहीं। और सायरा फिर से हैरान हुई। अरे ये क्या बात हुई? सब कुछ तो देखा है ना तुमने, उनका ऑफिस, वहां होने वाला काम, यहां चलने वाला स्कूल, औरतों का सेंटर, और ये जो ढेरों ढेर पेपर्स पकड़ाए हैं उन्होंने, ये पढ़ने के लिए दिए हैं, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं इसमें। चाइल्ड लेबर के हवाले से रोजगार की सूरत हाल देखो, औरतों की कंडीशन देखो, और उनका रोल आने वाले सालों के लिए, और फिर एनजीओस की प्लानिंग। इतना डेटा मिलने के बाद बंदे की कोई राय तो होती है ना? तो तुम्हारी क्या राय है? सायरा ने उसे वजाहत देने के बाद पूछा, और फिर उसने गहरा सांस लेकर कहा, हां वो सब बात तो ठीक है, लेकिन असल में मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या मतलब यकीन नहीं आ रहा? लेकिन किस बात पर? फायजा तकरीबन चिल्लाई ही थी इसी बात पे कि एनजीओज वाकई इस इलाके में इतना बड़ा इंकलाब ले आई हैं या नहीं। क्या मतलब यकीन क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? तुमने सब कुछ खुद तो देखा है, लोगों से भी मिली, और ये पेपर्स भी देखो, हमारे डिपार्टमेंट के पास मौजूद रिपोर्ट देखो। और हैरानी की बात तो यह है कि तुम्हें अब भी यकीन नहीं आ रहा। मुनीबा ने इस पर उससे कहा था। और फिर शहला ने मारी एंट्री यहां, क्योंकि उसे पता था कि उमर ने उसकी ब्रेन वॉशिंग की हुई थी, और वो कहने लगी, अब समझ आई, असल में ना इसके कजन ने इसकी ब्रेन वॉशिंग कर दिया यहां आने से पहले। और अब सायरा कुछ उलझी और कहने लगी, क्या मतलब? दरअसल इसका एक कजन है फॉरेन सर्विस में। उसने इस इलाके के बारे में चंद साल पहले कोई सर्वे या रिसर्च वगैरह की थी एनजीओस के हवाले से, और उसने यही से बताया है कि एनजीओस यहां कोई पॉजिटिव काम नहीं कर रही। शहला ने कोई ज्यादा वजाहत नहीं की थी, मुख्तसरन ही बताया था। और सायरा ने बहस शुरू कर दी और वो उमर के खिलाफ इतना कुछ बोल गई। कम ऑन अलीज़े, तुम तो ऐसी बातों पर यकीन ना करो। तुम्हारे कजन ने तो ऑब्वियसली यही कहना था, ब्यूरोक्रेट जो हुआ, और ब्यूरोक्रेट इस फ्यूडल सिस्टम का एक दूसरा वर्जन है। इस मुल्क की दो बिसाखियों में फ्यूडल लॉर्ड्स और ब्यूरोक्रेट्स ही तो हैं। दोनों बिसाखियां एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, और बिसाखियों को इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं है कि वह सहारा दे रही हैं, बल्कि उन्हें सिर्फ इस बात से दिलचस्पी है कि उनका सहारा लेकर चलने वाला मरीज कहीं सेहतयाब ना हो जाए। तो तुम्हारा कजन भी तो इसी सिस्टम की प्रोडक्ट है, तुम उससे इसी किस्म की तो बातें सुनोगी। और अलीज़े ने मध्यम आवाज में कहा,
उमर का फ्यूडल से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही वो इस तरह का ब्यूरोक्रेट है जिस तरह तुम समझती हो उसे। और फिर सायरा कहने लगी, फ्यूडलिज्म एक जहनियत का नाम है, उसके लिए फ्यूडल होना जरूरी नहीं है। और अलीज़ा ने सायरा की बात काटती और कहने लगी, उमर ऐसा नहीं है। और एक बार फिर सायरा ने भी उसकी बात काटी और कहने लगी, प्लीज अलीज़ा, अब अपने कजन की पाकीज़गी और आला किरदार पर कोई तकरीर मत करना। मेरा अपना पूरा खानदान ब्यूरोक्रेट से भरा हुआ है, कोई मुझसे बेहतर तो इन्हें जान ही नहीं सकता। सायरा ने इतने उकताए हुए अंदाज में कहा था वो कुछ झेंप कर ही रह गई। तुम्हारे कजन ने जो कुछ एनजीओस के बारे में कहा है ना, उसे एक तरफ रखकर अपने सामने नजर आने वाली चीजों को देखो और फिर फैसला करो। और मुनीबा ने इस पर उसे मुखातिब किया था, वैसे तुम एक बात बताओ, क्या यहां नजर आने वाली तब्दीलियों ने तुम्हें खुश नहीं किया? बच्चों की तालीम के हवाले से, औरतों के नए किरदार के हवाले से, यहां लोगों के मुंह से तुमने बातें सुनी है। आखिर एनजीओस ने कुछ तो किया होगा ना यहां पर कि वो लोग ये सब कह रहे हैं। इतने बेवकूफ तो नहीं हो सकते ना कि खामखाही ही तारीफें करना शुरू कर दें। और सायरा गुस्से में आ गई थी और उसका चेहरा ही देखती रह गई और उसके जवाब का इंतजार किए बगैर वो सब बातों में मसरूफ हो गई। वो कुछ देर उन्हें देखती रही और फिर अपने आगे पड़े हुए पेपर्स के ढेर को देखने लगी। सेंस ऑफ जजमेंट, वो मुस्कुराने लगी थी। और इस रात वो बहुत देर तक उन कागजात को लिए बैठी रही और जागती रही। और साथ ही हुआ ये सीन और बाब 26 खत्म। अगला बाब शुरू होता है बाब 27। बाब 27 में उमर अपने बाप के ऑर्डर के मुताबिक कि उसे इस्लामाबाद जाना है और साइकोलॉजिस्ट से मिलना है और उसे वहां कितना रहना है, वो क्यों जा रहा है, ये सारी बातें वो नाश्ते के टेबल पे अपने नानो और नाना को बता रहे थे। और तब उसके नाना ने उसकी वापसी के बारे में जब पूछा तो उमर ने कहा, ये तो नहीं पता कि मैं कब वापस आऊंगा। वो अगले दिन नाश्ते की मेज पर बैठा नानो और नाना को बता रहा था। और तब नाना ने उमर से कहा, इतनी देर वैसे रुकने की वहां जरूरत ही क्या है, तुम बस साइकोलॉजिस्ट से मिलो और फिर वापस आ जाओ। और तब अलीज़ा ने अंडा छीलते हुए उमर को देखा था और उसे बहुत ही उलझा हुआ नजर आ रहा था। मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना, पापा ने कहा है कि मुझे वहीं रहना पड़ेगा। नाश्ता करते हुए उसने कंधे उचकाए थे। लेकिन फिर भी बेटा, एक माह तो वहां नहीं रहना चाहिए, मैं तो उदास हो जाऊंगी। नानो ने उमर के कंधे को थपकते हुए कहा और वो मुस्कुराने लगा। हाथ बढ़ाकर उसने नाना के पास टेबल पर पड़े हुए न्यूज़पेपर का शोबिस वाला सफा उठा लिया। उस वक्त नाना पॉलिटिकल और एडिटोरियल सफा देख रहे थे और चाय के कप में चम्मच हिलाते हुए उसने सफा खोल लिया और उमर शोबिस वाला सफा देखने लगा। इस वक्त अलीज़ा अंडा छीलने के बाद अपनी प्लेट में कांटे के साथ उसके टुकड़े करने में मसरूफ होगी और अंडे के टुकड़े करने के बाद वो नमक और काली मिर्च शेकर्स की तलाश में टेबल पर नजर दौड़ाने लगी। और वो दोनों चीजें कहां पे पड़ी हुई थी? उमर के बिल्कुल सामने। वो उससे काफी फासले पर थी और हाथ बढ़ाकर उन्हें पकड़ नहीं सकती थी और वो उमर से उन्हें पकड़ाने के लिए कहना ही चाहती थी, लेकिन फिर उमर के चेहरे पर जब उसकी नजर पड़ी तो वो चौंक कर रह गई। वो शोबिस का सफा खोले, उस पर नजरें जमाए, बिल्कुल ही बेहिस्सो हरकत था। होंठ भींचे हुए उसके चेहरे की रंगत सुर्ख हो रही थी और वो हैरान हुई कि ऐसी वो कौन सी चीज पढ़ रहा था जिसने उसे यूं मुश्तअल कर दिया था। और वह सब कुछ भूलकर उसे ही देखने लगी। तभी नानो भी उसकी तरफ मतवज्जा हुई और कहने लगी, उमर बेटा क्या हुआ? उन्होंने यकदम तशवीश भरी नजरों से उमर को देखा और नाना भी अखबार से नजरें हटाकर उसकी तरफ मतवज्जा हुए। उमर ने नानो की तरफ देखा और फिर अलीज़ा ने उसकी आंखों में यकदम नमी उमड़ते हुए भी देखी। और फिर वो कुछ भी कहे बगैर वो अखबार टेबल पर पटक कर
डाइनिंग टेबल से उठ गया। उमर, उमर बेटा क्या हुआ, मुझे तो बताओ। और नानो उसे आवाजें देती रहेगी लेकिन वो रुका नहीं। तेज कदमों के साथ वो डाइनिंग रूम से निकल गया। नाना ने भी फौरन हाथ बढ़ाकर शोबिस का वो सफा उठा लिया और तब अली से सोचने लगी कि आखिर ऐसी क्या चीज देख ली उसने कि वो इस तरह से उठकर चला गया। और फिर अलीसे ने भी अपने नाना को परेशानी के आलम में कुछ कहते सुना। वो अब उसी सफे का जायजा ले रहे थे और अलीसे और नानो मुंतजिर नजरों से उन्हें ही देख रही थी और वो कुछ देर जायजा लेते रहे और वो बिलाखिर बुड़बुड़ाए, मुझे तो यहां कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा जो इससे इस तरह से मुश्तल कर दे। और नानो बहुत परेशान थी और कहने लगी, प्लीज मॉज आप ध्यान से देखें, आखिर कोई तो चीज है ना जिसने उसे परेशान किया। और नाना एक बार फिर उस सफे का तफसीली जायजा लेने लगे थे और अलीजे की भी भूख उड़ गई थी और वो सोचने लगी कि आखिर उमर अब क्यों परेशान हुआ है, आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है। और फिर उसने नाना से कहा, नाना प्लीज मुझे दिखाएं, शायद मुझे पता चल जाए। उसने हाथ बढ़ाते हुए इस्तराब के आलम में अपने नाना से कहा, मगर मुआज हैदर ने अखबार उसकी तरफ नहीं बढ़ाया और अब उनके चेहरे का रंग भी यकदम बदल गया था। उमर को क्या हुआ था वो जान चुके थे और कुछ भी कहे बगैर उन्होंने अखबार नानो के सामने रखते हुए एक खबर की तरफ इशारा किया। अलीसे ने नानो के चेहरे का भी रंग उसी तरह उड़ते हुए देखा और फिर उन्होंने भी अपने सर को पकड़ लिया और अगर उन्होंने कुछ कहा तो सिर्फ ये, जहांगीर, जहांगीर को क्या हुआ है। और अब अलीसे भी घबरा गई। क्या हुआ नानो, अंकल जहांगीर को क्या हुआ है। नानो को जवाब देने के बजाय यकदम टेबल से उठ गई और अलीसे ने नानो को भी उनके पीछे जाते हुए देखा और उसने बेख्तियार खड़े होकर टेबल के दूसरे सिरे पर पड़ा हुआ अखबार उठा लिया। कुछ देर तक वो मुतलाशी नजरों से अखबार को देखती रही और फिर उसकी नजरें एक खबर पर जम गईं। एक मशहूर और कम उम्र मॉडल की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर के साथ एक कैप्शन लिखा हुआ था, सल्ट्री रोशना टाइड द नॉट। वो तफसील पढ़ने लगी थी और खबर में 20 साला रोशना की उम्र में अपने से 35 साला बड़े वॉशिंगटन में पोस्टेड पाकिस्तानी सफारतकार जहांगीर मुआज के साथ शादी को मिर्च मसाला लगाकर पेश किया गया था। जहांगीर मुआज की पहली दोनों शादियों के साथ साथ उनकी रंगीन मिजाजी का भी जिक्र किया गया था और रिपोर्टर ने रोशना को यह मशवरा भी दिया था कि वह ख्याल रखे कि जहांगीर चौथी शादी ना कर पाए क्योंकि आदतें मुश्किल से ही छूटती हैं। और अलीसे ने यह सब पढ़ने के बाद अखबार बंद कर दिया। अब उसे समझ आ चुका था कि उमर जहांगीर क्यों मुश्तल हुआ था। उसकी जिंदगी में एक के बाद एक मुश्किलात आ रही थी और साथ ही हुआ ये सीन खत्म और उमर को भी अब ये पता चल चुका था कि उसका बाप उसे अमेरिका आने से क्यों मना कर रहा था। आखिर उसके पीछे उसके बाप की तीसरी शादी ही थी। अब वो गुस्से में भरा हुआ अपने कमरे में गया था और मोबाइल निकालकर उसने जहांगीर को कॉल करना शुरू कर दिया और कुछ ही देर बाद जहांगीर लाइन पर आ गए थे और उसके बाप ने इतनी नॉर्मली बात की जैसे कुछ हुआ ही ना और कहने लगा, ओ उमर तुमने कैसे फोन किया, क्या तुम अली के पास पहुंच गए हो। नहीं मैं उनके पास नहीं गया और ना ही जाऊंगा। क्या मतलब, क्या हुआ। जहांगीर जैसे कुछ मोहतात हो गए। मैं अमेरिका आना चाहता हूं, उसने उसी उखड़े हुए अंदाज में कहा। तुमसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं नहीं चाहता कि तुम अभी यहां आओ। और क्यों नहीं चाहते आप। मुझे कोई वजाहत देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उनका लहजा यकदम खुश्क हो गया। हाँ आपको कोई वजाहत देने की भला जरूरत भी क्या है, मैं सब जानता हूं आप मुझे अमेरिका आने से भला क्यों रोक रहे हैं। और उसके लहजे की तलखी में मजीद इजाफा हो गया। तब जहांगीर ने कहा, हां बताओ क्यों रोक रहा हूं मैं तुम्हें। अपनी नई बीवी की वजह से ना। और फिर दूसरी तरफ यकदम खामोशी छा गई। उमर जहांगीर के किसी जुमले का मुंतजिर रहा लेकिन वो खामोश ही रहे थे और एक लंबे वक्फे के बाद
उन्होंने बिलाखिर एक गहरा सांस लिया और कहा, तुम्हें किसने बताया है? सारी दुनिया मेरी तरह अब अंधी तो नहीं होती ना? और जहांगीर को फिर गुस्सा आ गया और कहने लगे, मुझसे बकवास करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मुझे सिर्फ यह बताओ कि तुम्हें इस शादी के बारे में किसने बताया। और अब उमर के डिप्रेशन में इजाफा होने लगा था, क्योंकि जहांगीर शर्मिंदा बिल्कुल नहीं लग रहा था और ना ही उन्होंने इस शादी से इनकार किया था। और फिर उमर ने उन्हें सच सच बता दिया, न्यूज़पेपर में पढ़ा है मैंने। व्हाट? किस न्यूज़पेपर में? आप न्यूज़पेपर का नाम जानकर क्या करेंगे? न्यूज़पेपर बंद करवा देंगे ना सच छापने के जुर्म में? और उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उन्होंने कहा, मुझे यह बताओ कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? मैं क्या जानना चाहता हूं? मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि आपने ये शादी की ही क्यों? तुम्हें मुझसे ये सवाल पूछने की हिम्मत कैसे हुई? वो फोन पर चिल्ला उठे थे और चंद लम्हों के लिए वो चुप ही रह गया। आपको पता है कि वो लड़की उम्र में आपसे कितनी छोटी है? बल्कि मुझसे भी 6 साल छोटी है वो। अच्छा, तो तुम्हें मशवरा देने को किसने कहा है? मैं आपको कोई मशवरा नहीं दे रहा हूं, मैं आपको सिर्फ यह बता रहा हूं कि आप। और जहांगीर ने उसकी बात काट दी। मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं जानता हूं मैंने क्या किया है और क्यों किया है। लेकिन आपको अंदाजा है कि आपकी इस हरकत से आपके बच्चों पर क्या असर होगा? शायद तुम सिर्फ अपनी बात कह रहे हो, मैं ठीक कह रहा हूं ना? Am I right? उन्होंने बड़े ही जताने वाले अंदाज में कहा था। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके सब बच्चों की बात कर रहा हूं। पहली बात तो यह है कि तुम्हें दूसरों की बात करने का कोई हक ही नहीं है और ना ही जरूरत। तुम बेहतर है कि सिर्फ अपनी ही बात करो। आपने तो किसी के साथ भी अच्छा नहीं किया। मेरी बात सुनो, मुझसे मजीद बकवास करने की अब जरूरत नहीं है। मेरी शादी मेरा पर्सनल अफेयर है, मैं जब जिससे चाहूं कर सकता हूं। और मेरे मामलात में टांग मत अड़ाओ तुम। क्या इतनी बकवास काफी है या कुछ और भी बकना है अब तुमने? इंतहाई तल्ख लहजे में जहांगीर उमर से बात कर रहे थे। और फिर उमर ने कहा, आप ये जानते हैं कि प्रेस आपके बारे में क्या कह रहा है? आपके बारे में क्या कमेंट्स दिए जा रहे हैं? वो बामुश्किल ही अपनी आवाज पर काबू पा रहा था। मुझे कोई परवाह नहीं है। उसने बाप की सर्द आवाज सुनी और उसका खून खौल कर रह गया। बट आई डू केयर। मेरे लिए लोगों से मिलना बहुत मुश्किल कर दिया आपने। आपकी इस तीसरी और अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी की क्या लॉजिक पेश करूं मैं लोगों के सामने? बताएं। तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम कोई भी लॉजिक पेश करो? बस तुम अपने काम से काम रखो और मेरे मामलात के बारे में फिक्रमंदी के ड्रामे मत करो। कल तक तुम अली के पास चले जाओ और मैं कल उससे फोन पर कांटेक्ट करूंगा, समझे? मेरी भी बात सुन ले, मैं उनके पास नहीं जा रहा हूं। क्या मतलब नहीं जा रहा हूं? मैं आज ही सीट बुक करवाऊंगा और अगली फ्लाइट से अमेरिका आ रहा हूं। बकवास मत करो। मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, जो करने वाला हूं वही बता रहा हूं आपको। अच्छा, अमेरिका आकर करोगे क्या तुम? ये वहां आकर ही मैं देखूंगा ना। उसने मोबाइल बंद कर दिया और चंद लम्हे बाद वो मोबाइल पर दोबारा कॉल आने लगी। वो जानता था कि जहांगीर उसे कॉल कर रहे होंगे, लेकिन उसने अपना मोबाइल ऑफ कर दिया और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। अगले सीन में जहांगीर ने उसका मोबाइल ऑफ होने की वजह से फोन किया था मुआज हैदर को और उनसे कहा था कि वो उसकी उमर से बात करवाएं। और उमर ने भी जवाब में कहा था कि मुझे उनसे बात नहीं करनी। मुआज हैदर ने जहांगीर से उसकी शादी के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इंतहाई सख्ती के साथ उन्हें यह कहकर खामोश कर दिया कि पापा, आपका इससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। ये मेरा जाती मसला, मैं चाहूं तो 10 और शादियां भी करूं, आप मुझे मना भला कैसे कर सकते हैं? और जहांगीर का लहजा इतना खुश था कि मुआज इससे आगे कुछ कह ही नहीं सके।
जो अपने बाप का लिहाज नहीं करता था, उनसे तमीज से बात नहीं करता था और उन्हें भी इस काबिल नहीं समझता था कि वो उसकी जिंदगी में इंटरफेयर करें, तो वो अपने बेटे उमर को इस काबिल कहां समझेगा। आप ऐसा करें, मेरी उमर से बात करवा दे। मैं उसके मोबाइल पर बात कर रहा था लेकिन उसका मोबाइल ऑफ है। और अब मुआज हैदर उसको जहांगीर से फोन पर बात करने पर मजबूर कर रहे थे, लेकिन वो बात सुनने के लिए राजी नहीं था और वह सामान पैक करने में मसरूफ था। मैंने कहा ना मुझे उनसे बात नहीं करनी, ये बता दे उन्हें जाकर। वो उनकी बात पर गर्राया था। और फिर नानो भी वहां आ गई और कहने लगी, बेटा तुम सामान क्यों पैक कर रहे हो। नानो घबरा रही थी और वो खामोशी से बस अपना काम करता रहा और नानो कुछ देर उसे देखकर बाहर निकल गई। और फिर उन्होंने जहांगीर को फोन पर बताया कि वो बात नहीं करना चाहता। ठीक है, बेशक बात ना करे मुझसे, लेकिन आप भी उसे साफ साफ कह दें कि कल तक उसे अली के घर पर होना चाहिए। और जहांगीर ने इसके बाद फोन पटक दिया। अब नाना वापस उमर के कमरे में आए थे और उमर अब मोबाइल पर अपनी सीट की बुकिंग करवा रहा था और मुआज हैदर उसे देखते रहे। और जब उसने मोबाइल बंद कर दिया तो उन्होंने कहा, तुम वापस अमेरिका जा रहे हो ना। हाँ, मगर जहांगीर ने तुम्हें इस्लामाबाद अली के पास जाने के लिए कहा है। वो तो बहुत कुछ कहते रहते हैं ना, और अब मुझे उनकी परवाह नहीं है। वो अपना बैग खोलने लगा था। लेकिन बेटा तुम अमेरिका जाकर करोगे क्या, नानो अब उससे पूछ रही थी और वो होंठ भींचे बैग में अपने कपड़े ठूंसता रहा। क्या तुम जाकर जहांगीर से लड़ोगे, अब नाना ने उससे पूछा था। क्या मैं आपको इतना अहमक लगता हूं, वो भी उखड़े हुए लहजे में बोला था। अच्छा तो फिर तुम जा ही क्यों रहे हो। बस वैसे ही। उमर, नानो ने जैसे तनबीही अंदाज में से कहा। ग्रैनी कुछ मत कहें, मैं फेड अप हो चुका हूं। उसने पैर से बैग को जोरदार ठोकर मारी और बैग एक झटके से दूर जा गिरा। लेकिन तुम वापस जाकर भी अपना वक्त ही जाया करोगे, नानो ने उससे कहा। वक्त? ये वक्त क्या होता है? जब जिंदगी जाया हो रही हो ना, तो वक्त जाया होने से भला क्या फर्क पड़ता है। और उसका लहजा तुर्श था। पापा से कहें बस करें ये सब कुछ, अब ये सब कुछ छोड़ दें, या कम से कम हर एक के साथ रिश्ते जोड़ने तो ना बैठ जाएं। पापा को शर्म नहीं आती है सब कुछ करते हुए, लेकिन मुझे आती है। मैं अपने फ्रेंड्स और कजन्स के सामने अब किस तरह से जाऊंगा, आप मुझे बताएं। और उसकी आवाज भर्रा गई थी। तुम्हें इस बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जहांगीर जो कुछ कर रहा है वो खुद उसका जिम्मेदार है, तुम्हें परवाह नहीं करनी चाहिए। नानो ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की थी। हाँ, कहना बहुत आसान है ग्रैनी, मगर मेरे लिए ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। मैं फेस नहीं कर सकता। लेकिन तुम अमेरिका जाकर भी क्या कर लोगे, तुम्हें वापस आना ही पड़ेगा। और चंद माह बाद तो तुम्हारा इंटरव्यू भी है ना, फिर वहां जाकर वक्त जाया मत करो। नाना अब भी उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, अब मुझे वापस नहीं आना है और मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इंटरव्यू में। कौन इज्जत करेगा मेरे जैसे बंदे की जो सिविल सर्विस में होगा और उसके बाप की शादियों की तफसीलात हर दूसरे साल अखबार छापते रहेंगे। और फिर नाना ने उससे कहा, बेटा लोगों की यादाश्त इतनी अच्छी नहीं होती। तुम जहांगीर की वजह से अपना करियर तबाह मत करो। लोगों की यादाश्त अच्छी हो या ना हो, लेकिन मेरी यादाश्त अच्छी है और मुझे कोई करियर नहीं बनाना। और पापा से कहीं कि जायदाद में से मेरा हिस्सा मुझे दे दें। तब उसके दादा कहने लगे कि उमर तुम अभी गुस्से में, उस हालत में तुम कुछ नहीं सोच सकते। नहीं ग्रैंडपा, मैं गुस्से में नहीं हूं। मैंने पापा के साथ कितना मुश्किल वक्त गुजारा है, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो कितने बड़े हिपोक्रेट हैं मैं आपको नहीं बता सकता और ना ही आप जानते हैं। वो अपने बेड पर अब बैठ गया था। अफेयर्स चलाते हैं वो और चलाते रहेंगे, लेकिन शादी और वो भी इस तरह लड़कियों से, टू डिस्कस्टिंग। और नाना उसके पास बैठ गए। बेटा तुम जहांगीर को नहीं बदल सकते, उसके दिल में जो आता है वो वही करता है।
मगर तुम अपने हाथ पांव काटने की कोशिश मत करो। और नाना का चेहरा देखने लगा। अभी तुम जहांगीर पर डिपेंडेंट हो, उसके साथ लड़ने की हमाकत मत करो। जिस शादी पर तुम्हें एतराज हो रहा है, पता नहीं वो कितना अरसा चलती है। और जहांगीर के बदलते हुए मूड्स का तो तुम्हें पता ही है ना। और फिर ये लड़की बहुत कम उम्र है। 4 दिन जहांगीर के पैसे पर ऐश करेगी और उसे फिर छोड़ जाएगी। ये मॉडल्स कभी भी घर नहीं बसाती। और मुआज हैदर को रवानी में बात करते करते हुए यह एहसास हुआ था कि उन्होंने उमर के सामने एक गलत बात कह दी थी, क्योंकि उसकी अपनी मां भी तो एक मॉडल थी। और तभी उमर के चेहरे का रंग यकदम बदल गया और उन्होंने उसकी आंखों में शिकस्त खुर्दगी देखी थी। और अब शायद उमर के पास भी यकदम सारे लफ्ज खत्म हो गए थे। मुआज हैदर बात कहकर जैसे चोर बन गए थे और उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात की तलाफी कैसे करें। वो अब सर झुकाए दाएं हाथ के अंगूठे के नाखून से बारी बारी बाकी उंगलियों के नाखून खुरचने की कोशिश कर रहा था। और मुआज हैदर ने अपनी बीवी की तरफ देखा और नानो भी उनकी बात पर इतनी ही शर्मिंदा नजर आ रही थी जितना वो खुद थे। और बिलाखिर उन्होंने एक बार फिर कहना शुरू किया, लेकिन बेटा, सारी मॉडल्स तो बुरी नहीं होती हैं ना, लेकिन जब उम्रों में इतना फर्क हो तो फिर शादी कामयाब होने के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं। और खास तौर पर अगर जहांगीर जैसा आदमी हो तो ये काम और भी मुश्किल हो जाता है। और उमर ने उनकी बात पर सर उठाकर गौर से उन्हें देखा। और इसके बाद उमर ने वो बात कही जो बात वो शायद अपनी मां के सामने कभी नहीं कह सका था और ना ही कह सकेगा, जिसका एतराफ वो हमेशा दिल में करता था। उसने कहा, ग्रैंडपा, दोबारा कभी ये बात मत कहिएगा और ना ही मेरी मां को कभी मॉडल कहिएगा। मॉडल भी औरत होती है, घर बसा सकती है अगर दूसरी तरफ से थोड़ी सी वफादारी हो। लेकिन पापा में वफादारी तो कभी थी ही नहीं और ना ही है और ना ही होगी। जो औरत 11 साल किसी जहांगीर मुआज के साथ गुजार सकती है ना, तो सारी उम्र भी गुजार सकती है। और मेरी मां ने यही कोशिश की थी। और वो यकदम इस तरह ज़ारा की हिमायत में बोला था कि मुआज हैदर और उनकी बीवी दोनों ही हैरान रह गए थे। कहां वो ज़ारा से मिलने पर तैयार ही नहीं था और कहां वो उसके हक में दलीलें दे रहा था। हाँ बेटा, मैंने ज़ारा की बात नहीं की थी, मैं जानता हूं वो अच्छी औरत थी, मैं तो वैसे ही बात कर रहा था। और मुआज कुछ और शर्मिंदा हुए। नहीं, वो अच्छी औरत नहीं थी। अगर अच्छी औरत होती तो पापा से कभी शादी ना करती। और अगले ही जुमले में वो एक बार फिर अपनी ही बात की नफी करने लगा और मुआज हैदर ने जैसे कुछ बेबस होकर उसे देखा। जो भी है बेटा, बहरहाल तुम जहांगीर की वजह से अपना करियर दांव पर मत लगाओ। थोड़े सुकून और समझदारी से काम लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह भागम भाग अमेरिका जाकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? जहांगीर से सामना होगा और वो और मुश्किल होगा, और यहां से चले जाने से भी तुम्हारा ही नुकसान होगा। इसलिए तुम ठंडे दिमाग से इस मसले पर गौर करो और फिर कोई फैसला करो। मुआज हैदर ने एक बार फिर उसे समझाना शुरू कर दिया था और वो पूरी खामोशी के साथ सर झुकाए उनकी बातें सुनता रहा। और पहले की निस्बत वो अब मुज़हिल लग रहा था और मुआज हैदर को उसके तासुरात से अंदाजा हो रहा था कि वो कश्मकश का शिकार हो चुका है। बहुत देर तक वो दोनों उसके पास बैठे उसे समझाते रहे और वो उसी खामोशी के साथ कुछ जवाब दिए बगैर उनकी बातें सुनता रहा। और जब वो दोनों उसके पास से उठकर आए तब भी वो खामोश था और उसका चेहरा बिल्कुल बेतासुर था। वो अंदाजा नहीं कर पाए कि उसने क्या फैसला किया था। और उन दोनों के जाने के बाद उमर ने कमरा लॉक कर दिया था और बेड पर सीधा लेटे वो छत को घूरता रहा और बहुत देर तक अपना जहन किसी भी चीज पर मरकूज वो नहीं कर पा रहा था। और फिर सोचने लगा कि
ग्रैंडपा ठीक कहते हैं, मैं वाकई एक ऐसी कठपुतली हूं जिसकी डोरियां पूरी तरह से आपके हाथ में हैं। मैं चाहूं भी तो भी खुद को आपसे नहीं छुड़ा सकता। आप तो मेरे लिए ऑक्टोपस से भी ज्यादा खौफनाक साबित हो रहे हैं, मगर पापा, एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब मैं खुद को आपके शिकंजे से छुड़ा लूंगा। मुझे सिर्फ ये देखना है कि वो वक्त कितनी जल्दी आता है। वो लेटे लेटे बुड़बुड़ाया था और फिर उसने आंखें बंद कर ली। चंद मिनट तो वो इसी तरह पड़ा रहा और फिर एकदम जैसे ख्याल आने पर उसने साइड टेबल पर पड़ा हुआ अपना वॉलेट हाथ बढ़ाकर उठा लिया और आहिस्तगी से वॉलेट खोलकर उसने उसमें लगी हुई एक तस्वीर को देखना शुरू कर दिया और फिर खुले हुए वॉलेट को अपनी आंखों पर उलटकर उसने आंखें बंद कर ली थीं और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। वो जिस तस्वीर को देख रहा था वो शायद उसके बाप की नहीं बल्कि उसके माँ की होगी। ये मेरी प्रेडिक्शन है। लेकिन सीन हो चुका है खत्म और बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ, जहां पे फाइनली उसने फैसला कर लिया था। अपने करियर को उसने चूज किया था और उसने अमेरिका ना जाने का फैसला किया था और अब वो कहां जा रहा था? इस्लामाबाद। सुबह की फ्लाइट से वो इस्लामाबाद पहुंच गया था और एयरपोर्ट पर उसे अली अंकल की बड़ी बेटी शांजा ने रिसीव किया था। वो शांजा से पहले भी 2-3 बार तो मिल चुका था, इसलिए उसे कोई अजनबियत नहीं हुई थी। मगर जिस मूड में वो इन दिनों था, बहुत कोशिश के बावजूद भी वो इस तरह शांजा से बात नहीं कर रहा था जैसे पहले करता था और ना चाहते हुए वो कुछ खिंचा खिंचा था और शांजा ने यह बात फौरन महसूस कर ली थी। और एयरपोर्ट से घर जाते हुए गाड़ी में उसने उमर से खासी बेतकल्लुफी से कहा, तुम तो खासे सीरियस हो गए उमर। 6 माह पहले जब तुमसे मुलाकात हुई थी तुम खासे जॉली हुआ करते थे, अब क्या हुआ तुम्हें? नहीं तो मैं वैसे ही हूं, कोई तब्दीली नहीं आई। पता नहीं तुम्हें क्यों ऐसा लगा है। और उमर ने मुस्कुरा कर कहा, हो सकता है ऐसे ही हो। अंकल अली तो इस वक्त ऑफिस में होंगे ना? उमर ने बात शुरू की। हाँ, पापा तो ऑफिस में ही है, इसलिए तो मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अगर तुम्हारी फ्लाइट रात को होती तो वो खुद तुम्हें लेने आते। तुम अब घर जाने के बाद उन्हें रिंग कर लेना, उन्होंने खास तौर पर कहा था। नहीं, मैं सोच रहा हूं कि अंकल के ऑफिस ही चला जाता हूं वहां। और शांजा ने उमर की बात मुकम्मल नहीं होने दी और कहने लगी, वहां जाने का भी कोई फायदा नहीं है। वो आज थोड़ी देर ही वहां रहेंगे और फिर उन्हें 2-3 और जगहों पर भी जाना है। आजकल ऑफिस में उनका ज्यादा वक्त नहीं गुजरता बल्कि कुछ दूसरी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। और शांजा ने लापरवाही से कहा था, इसका तो मतलब है कि आज का दिन तो ऐसे ही निकल जाएगा। उमर ने कुछ सोचते हुए कहा था और वो कहने लगी, तो तुम्हें जल्दी इस बात की है, आज का दिन गुजर जाएगा तो क्या है, तुम आराम से यहाँ रहकर अपना काम करो, दिन गिनने की कोशिश ना करो। वैसे पापा बता रहे थे कि अंकल जहांगीर ने तुम्हें अभी इस्लामाबाद रहने के लिए ही कहा है। और उमर ने उसकी बात पर एक गहरा सांस लेकर खिड़की से बाहर झांका। वैसे उमर, अंकल जहांगीर का टेस्ट बहुत अच्छा है। और उमर ने चौंक कर शांजा की तरफ देखा और उसके होंठों पर एक गहरी मुस्कुराहट थी। रोशना तो किसी को घास तक नहीं डालती थी, शादी तो बहुत ही दूर की बात है, मगर देख लो। उमर ने बेख्तियार अपना निचला होंठ भींच लिया। एक्चुअली मैंने 1-2 शोज में मॉडलिंग की है ना उसके साथ, वो वाकई बहुत अट्रैक्टिव और ग्लैमरस है। शांजा अब उसकी तारीफ कर रही थी और उमर ने दानिस्ता तौर पर बात का मौजू बदलने की कोशिश कर कहने लगा, अच्छा तो तुम भी मॉडलिंग करने लगी हो? हाँ, प्रोफेशनली तो नहीं, बस एडवेंचर के तौर पर। मम्मी की एक फ्रेंड के कहने पर लेडीज क्लब के एक फंक्शन में की थी। रिस्पांस बहुत अच्छा मिला और वहीं एक मैगजीन के एडिटर ने एक फैशन शूट के लिए भी कह दिया, तो बस आहिस्ता आहिस्ता कुछ और फैशन शोज भी मिलने लगे। लेकिन अब तो एक टीवी सीरियल का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। लीडिंग रोल नहीं है लेकिन अच्छा रोल है और मुझे तो बस यही खुशी है कि बहुत अच्छी कास्ट के साथ काम करने का मौका मिलेगा। और शांजा ने बहुत जोश से अपने बारे में तफसीलात बताना शुरू कर दी। अच्छी एक्टिविटी है, उमर ने सरसरी सा तबसरा किया। हाँ, इस वीकेंड पर एक फैशन शो में भी हिस्सा ले रही हूं, तुम चलना ना मेरे साथ? शांजा ने फौरन से ऑफर की। नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है फैशन शोज में।
उमर ने साफ इनकार करते हुए कहा, क्या तुम्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है? हालांकि तुम्हारी अपनी मम्मी खुद इतनी मशहूर मॉडल रह चुकी हैं और फिर भी तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। और उमर ने उसकी बात का जवाब एक हल्की सी मुस्कुराहट से दिया और गाड़ी में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। वैसे अंकल जहांगीर ने तुम्हें रुशना से शादी के बारे में बताया था? मेरा मतलब है शादी से पहले। एक बार फिर शानसे ने खामोशी तोड़ी और गुफ्तगू का मौजू एक बार फिर वही हो गया जिससे उमर बचने की कोशिश कर रहा था, और उमर ने झूठ बोल दिया। हाँ, बताया था। अच्छा, और तुमने कुछ कहा नहीं? I mean, कोई एतराज? मैं एतराज क्यों करता? ये पापा की जिंदगी है, जो चाहे करें। उसने बड़ी सदमेहरी और लापरवाही से कहा, जैसे इस बात को खत्म करना चाहता था। हाँ, वैसे भी अंकल जहांगीर की शादी से तुम्हें तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी मम्मी से तो पहले ही उनकी सेपरेशन हो चुकी है ना। एतराज तो समरीन आंटी ने किया होगा। और हाँ, पापा तो बता रहे थे कि उन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी शादी से कुछ दिन पहले। और उमर यकदम चौंक गया। शानसे के पास वो सारी मालूमात थी जो उसके पास होनी चाहिए थी। अंकल अली से उसके पापा की बहुत गहरी दोस्ती थी, कोई रिश्तेदारी तो नहीं थी कि वो इन्हें ये सारी बातें बताते। सुसाइड? उसने कुछ हैरान होकर कहा। हाँ, तुम्हें नहीं पता? नहीं। समरीन आंटी तो खुशकिस्मती से बच गई और अंकल जहांगीर इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने समरीन आंटी को डिवोर्स करने का फैसला कर लिया। और फिर पापा और दूसरे अंकल्स ने समरीन आंटी की रिक्वेस्ट पर उन्हें समझाया। अंकल जहांगीर बड़ी मुश्किल से इस काम से बाज आए थे। डाइवोर्स तो उन्होंने नहीं दी, मगर समरीन आंटी को यहाँ इस्लामाबाद शिफ्ट कर रहे हैं और अब वो उन्हें साथ रखने पर तैयार भी नहीं है। और वहां अमेरिका में भी उन्होंने समरीन आंटी को किसी अपार्टमेंट में ही शिफ्ट कर दिया है। अपने साथ उन्होंने सिर्फ रुशना को ही रखा हुआ है। और वो खामोशी से शानसे की गुफ्तगू सुन रहा था और वो सोचने लगा कि सिवाय मेरे और ग्रैंडपा और ग्रैनी के खानदान में सबको पापा की इस मुतवक्किल शादी के बारे में बहुत पहले पता चल चुका था, मगर इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया था। तो हर एक ने ये बात छुपाई मुझसे। उमर कुड़ते हुए सोच रहा था और उसे अपने कजिन्स पर भी हैरत हो रही थी जिससे उसकी अच्छी खासी दोस्ती थी। लेकिन हाँ, अच्छा ही हुआ, वरना जो वक्त मैंने लाहौर में सुकून में गुजारा है मैं तो वो भी ना गुजार पाता। वो अब सोच रहा था और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। और साथ ही ये एपिसोड भी हुई खत्म। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आज की एपिसोड आपको कैसी लगी, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, यहाँ एंड स्क्रीन पे आने वाली जो वीडियोस हैं उनको भी देखना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।